हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मन लग रहा है घर पर सभी का? अब आंसर सभी का यही आएगा नहीं। एक बार तो आकस्मिक हॉलीडे हुआ था एकदम मार्च में, ठीक है, तब सभी स्टूडेंट्स को एक बार बड़ा अच्छा लगा। आकस्मिक हॉलीडे आता है एक बार, बच्चे लोगों को तो लगता है ना, बट ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 मंथ्स हो गए घर पर है सब लोग, ठीक है। सभी के लिए मुश्किल टाइम है स्टूडेंट्स, आपके लिए भी हमारे लिए भी। अब विदाउट स्टूडेंट्स के खाली क्लास में पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अभी डायरेक्ट कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुश्किल है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितने सामने स्टूडेंट बैठे हो। तो बेटा ध्यान से देखिए, आप क्लास 10 से क्लास +1 में एंटर हो रहे हो, कक्षा 10 से कक्षा 11 में एंटर हो रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, ये स्टडी लाइफ का मेजर चेंज होता है, ये स्टडी लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव होता है। कक्षा 10 से कक्षा 11 में आपको सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट लेंगे। हिंदी और इंग्लिश तो सभी के लिए कंपलसरी है, उसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने पड़ते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन आपने मैथ्स चूज किया है। तो ध्यान रखिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ। हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आज, बट बेटा टाइम ऐसा है कि आपको स्टडी जो है वो रेगुलर रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के अंदर। आपको एक अपना टाइम मैनेज करना होगा। टाइम मैनेजमेंट है वो, देखिए आप इतने लॉन्ग टाइम से 4 मंथ से घर पर हो, आपको पता है कि किस टाइम आप फ्री होते हो, किस टाइम आपका क्या वर्क होता है, रूटीन सेट हो चुका है सब। तो टाइम टेबल सेट कर लें। 10th के बाद +1, ये नहीं कि नॉन बोर्ड क्लास है, इसमें बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है स्टडी लाइफ की। एक बार 10th से +1 में मैथ्स लेते हैं, या साइंस के स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखते हैं, तो एक बार मुश्किल आती है, हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, बट धीरे धीरे 2-3 मंथ में हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है। तो रेगुलर स्टडी करिए। +1 क्लास के टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या आर्ट्स के अंदर आप मैथ्स रखते हो, तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपने 1 डे मिस कर दिया, नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि आपके कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। टॉपिक स्टार्ट से ज्वाइन करिए, और रेगुलर जो आपको वीडियो सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, रेगुलर देखिए आप। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट समुच्चय। समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। सेट्स नाम सुना सुना लग रहा है ना, सेट। कहीं जाते हो, बुक स्टोर पर जाते हो, बुक्स मांगते हो, आप ये बोलते हो कक्षा 11 की बुक्स का सेट दे दो, कक्षा 11 की बुक का सेट दे दो। क्या शॉप वाला आपको कक्षा 11 की बुक का सेट दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सोचिए क्यों नहीं देगा। बिकॉज बेटा आपने उसे अच्छी तरह से नहीं बताया है। क्यों? कक्षा 11 में तो सब्जेक्ट बहुत होते हैं, बहुत सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, और आर्ट्स भी, तो आर्ट्स के अंदर भी सब्जेक्ट कौन से, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। आप उसे जाके कहोगे कक्षा 11 नॉन मेडिकल का सेट दे दो, देन वो समझेगा, ठीक है। मीन आपने उसे अच्छी तरह से नहीं बताया। वेल डिफाइंड, पूरी तरह से सुपरिभाषित कोई स्टेटमेंट हो, कथन हो, ठीक है, उसे ही समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। आप ये कहो कि टॉप 5 क्रिकेटर्स का सेट, टॉप 5, ऊपर वाले 5 क्रिकेटर, ठीक है। 3-4 स्टूडेंट बैठे हो जिनका सभी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है। एक कहेगा भाई बताइए टॉप 5, वर्ल्ड के टॉप 5 क्रिकेटर कौन से हैं, तो बताइए क्या सब स्टूडेंट एक जैसा आंसर देंगे? नहीं देंगे। टॉप 5 हो सकता है एक टॉप 5 बैट्समैन को बताए, और बैट्समैन के अंदर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। एक टॉप 5 बॉलर बता सकता है, फील्डर बता सकता है। कोई स्टूडेंट ये कहे कि टॉप 5 बैट्समैन, बल्लेबाजों का 5 सबसे अच्छे बल्लेबाजों का, बल्लेबाज भी, ये भी कोई परिभाषा नहीं हुई सही तरह से, कैसे बल्लेबाज कैसे। एक स्टूडेंट कहेगा भाई महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा कहेगा नहीं सचिन तेंदुलकर, तीसरा कहेगा नहीं स्टीव वो, फोर्थ कहेगा नहीं माइकल बेवन, उसकी एवरेज बहुत अच्छी थी, एक कहेगा तेंदुलकर ने रन सबसे ज्यादा बनाए हैं। तो इसकी भी कोई परिभाषा नहीं है, पूरी तरह से परिभाषित, ठीक है। आप ये कह सकते हो 5 बल्लेबाज, सबसे अच्छे 5 बल्लेबाज
जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए, रनों के अनुसार। अब रन के अनुसार भी कहेगा टेस्ट मैच में या वनडे मैच में, 2020 में, तो पूरी तरह से आपको सुपरिभाषित बताना पड़ेगा, तब एक सही आंसर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है सेट, उसकी परिभाषा सबसे पहले देखिए परिभाषा क्या है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं हम? समुच्चय। पूरी तरह से परिभाषित होना चाहिए स्टूडेंट्स, सुपरिभाषित। अगर सुपरिभाषित नहीं होगा आपका कथन तो वो समुच्चय नहीं होगा। अब उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है, हां या नहीं? सोचिए, 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों, नहीं, समुच्चय नहीं है, पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। अब कहेंगे 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक, कोई कहेगा कौन से फील्ड का लेखक? ऐसा लेखक जो स्पोर्ट्स पर लिखता है, कोई कहेगा ऐसा लेखक जो नेचर पर लिखता है, ठीक है, कोई कहेगा कि राइटर, कौन से राइटर, इंग्लिश राइटर या हिंदी राइटर्स, ठीक है। तो एक तरह से इस सुपरिभाषित नहीं है, आपने सही परिभाषा नहीं दी। प्रतिभाशाली का कोई मापक, कोई माप क्या हो, ठीक है, कोई पैमाना क्या हो प्रतिभाशाली का, सही पैमाना आपने नहीं बताया, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है, इसका समुच्चय हम नहीं बना सकते। नंबर 2, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। यस स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का संग्रह। 3-4 लोग हैं, आप उनसे पूछे इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, वो बनाएंगे तो सबका एक जैसा बनेगा। क्यों? सब एज एग्जाम्पल किसी स्कूल में 2000 स्टूडेंट है, 2000 विद्यार्थी हैं, तो किसी को कहो कि इनके विद्यार्थियों का संग्रह बना दो, वो डाटा लेकर स्कूल से 2000 का संग्रह बनाएगा, दूसरा भी उन्हीं 2000 का बनाएगा, तीसरा भी उन्हीं 2000 का, सबका रिजल्ट एक जैसा रहेगा। विद्यालय के सारे विद्यार्थी वो क्या करेंगे? अटेंडेंस रजिस्टर लेंगे, उनमें से सभी के नेम राइट कर देंगे। दूसरे को कहो कि आप बनाइए, दूसरे का भी वही बनेगा, सबका एक जैसा संग्रह बनेगा ना, क्योंकि आपने बता दिया सारे स्टूडेंट्स, कोई पैमाना और नहीं रखा, सारे ले लो, तो सब स्टूडेंट्स, ये समुच्चय है। आप 5 व्यक्तियों को कहो कि सभी विद्यार्थियों का संग्रह बनाएं, वो 500 एक जैसा ही संग्रह बनाएंगे, किसी का अलग अलग संग्रह नहीं बनेगा। लेकिन 5 व्यक्तियों से आप 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाने को कहो तो सारे अलग अलग बनाएंगे, कोई कुछ पैमाना मानेगा, कोई कुछ पैमाना मानेगा, अलग अलग, ठीक है, बिकॉज आपने प्रतिभाशाली का कोई पैमाना नहीं बताया, किस तरह की प्रतिभा होनी चाहिए, कौन सी प्रतिभा, खेल से रिलेटेड लिखे या किसी और से रिलेटेड लिखे, तो आपने वो नहीं बताया। तीसरा, भारतीय क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। एग्जाम्पल लो, आप 5 स्टूडेंट बैठे हो, 500 से किसी से पूछो कि बेटा सबसे अच्छे 5 खिलाड़ियों के नाम लिखिए क्रिकेट के, 500 लिखने लगेंगे, एक जैसे नहीं लिखेंगे। आपको पता है ना क्यों? क्योंकि कोई एक लिखेगा 5 सबसे अच्छे बॉलर, दूसरा लिखेगा 5 सबसे अच्छे बैट्समैन, तीसरा मिक्स कर देगा, चौथा फील्डर लिखेगा, तो ये कोई पैमाना नहीं हुआ। आपने पूरी तरह से इसको परिभाषित नहीं किया कि अच्छे किस तरह के अच्छे, कौन से फील्ड में अच्छे, पूरी तरह से नहीं बताया आपने। सो ये भी समुच्चय नहीं है। विषम संख्याओं का संग्रह। हाँ स्टूडेंट्स, विषम संख्याओं का संग्रह हम बना सकते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं, विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये सेट बनता जाता है। हाँ, इसका समुच्चय हम बना सकते हैं, क्योंकि विषम संख्याएं बता सकते हो आप कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या है? सम, अदर सभी क्या है? विषम। तो ये पूरी तरह से परिभाषित है। बता सकते हो कि विषम संख्याएं कौन सी हैं। एक स्टूडेंट से पूछो कि भाई विषम संख्याएं लिखो लगातार, दूसरे से कहो 500 से अलग अलग कहो 500 विषम संख्याएं लिखो, 1 से शुरू कर दो, लिखते जाओ, वो सारे एक जैसी लिखेंगे। सभी को बताया कि विषम संख्याएं कौन सी होती है, आपने अच्छी तरह से परिभाषित कर दिया इसको। सो ये समुच्चय होगा। 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम, यस बेटा, 10 से कम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी है? तो जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, ठीक है, 4,
5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है और 10 से क्या है? कम है। प्राकृत संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है, ठीक है, ये सभी प्राकृत संख्या है। आपने पूरी तरह से इसे परिभाषित किया है तो ये भी समुच्चय है, क्योंकि पूरी तरह से परिभाषित कर दिया। अब छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, बताइए क्या ये समुच्चय है? आपके विद्यालय के 10 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह क्या समुच्चय है? नहीं है स्टूडेंट्स। वाई? क्यों नहीं है? प्रतिभा कौन से फील्ड में? स्टडी में, वो कहेगा कि स्टडी में सबसे अच्छे, व्यवहार में अच्छे, ऑलराउंडर है, स्टडी में भी अच्छे हैं, स्पीच दिलवा लो इनसे, उसमें भी बेस्ट है, कोई निबंध प्रतियोगिता करवा लो उसमें भी ये बेस्ट है, ठीक है। तो कोई पैमाना नहीं रहा इसका भी कोई पैमाना नहीं है। सो ये भी क्या समुच्चय नहीं है। हाँ, अगर वो ये के विद्यालय के कक्षा 10 के सर्वोच्च 10% वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, तब तो आप टॉप परसेंटेज से शुरू कर दोगे। नंबर 1 पर कौन है, सबसे अच्छा स्कोर किसका है, नंबर 2 पर कौन है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली का मापन यही नहीं होता कि वो स्कोर में ही अच्छा हो। तो समझ में आ गया क्या होता है समुच्चय? मीन इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन दें, इंग्लिश में अगर हम इसकी परिभाषा दें अंग्रेजी में, तो हम बोलेंगे ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वस्तुओं का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, अच्छी तरह से परिभाषित, मीन परिभाषा अच्छी तरह से दी हो, समझ में आके डायरेक्ट हम उस पर फोकस करें, ठीक है। तो ये समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय क्या होते हैं। अब देखिए आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम समुच्चय को स्टार्ट करने के साथ स्टूडेंट्स, जब भी आप मोबाइल पर देखते हो, मोबाइल पर कोई भी टॉपिक देखते हो, लगातार कंटिन्यू अपनी आईज को खुला नहीं रखें। क्यों? अब देखिए जैसे मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं तो कुछ देर आईज क्लोज करें, सेकंड्स में ही आईज क्लोज कर लें, उतने में ही आईज को रेस्ट मिलता है और आईज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मोबाइल का। लेकिन लगातार ओपन रखते हैं, उस पर फोकस किए रखते हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आईज को थोड़ी देर में झपका लिया करो एकदम से, ठीक है, ऐसे क्लोज कर ली, थोड़ा ओपन कर लिया, रिलैक्स मिलता है और इससे आई साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। संख्याएं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं होती है, संख्याओं के भी समुच्चय बनाए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला समुच्चय, सबसे पहला आपको पता है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? देखिए प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? n से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? n से, कैपिटल N से दर्शाएंगे। क्यों दर्शाएंगे कैपिटल N से? स्टूडेंट्स अब यहां पॉइंट नोटेड, समुच्चय को दर्शाया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, ऐसे, ठीक है। समुच्चय कोई है a इज इक्वल टू, समुच्चय है b बराबर क्या है, ठीक है। समुच्चय को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, ठीक है। a b c n w i h इनसे दर्शाएंगे। बराबर में समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको रखा जाता है मंझले ब्रैकेट में। किस में रखा जाता है? मंझले ब्रैकेट में। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बोलते हैं n बराबर, आगे मंझला ब्रैकेट आएगा, ये इसमें प्राकृत संख्याएं हम दर्शाएंगे, ठीक है। समुच्चय को दर्शाया जाता है किससे? इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो है उनके कैपिटल लेटर से।
बराबर में समुच्चय के जो अवयव आएंगे वो मंझले ब्रैकेट में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अवयव जो है, ठीक है, अगर इंग्लिश के अल्फाबेट है, वो अवयव इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, देन वो स्मॉल लेटर्स होंगे। अदर नंबर है तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है? एन। जब भी संख्याओं में कैपिटल एन आ जाए इसका अर्थ ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं बराबर कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5। ये कंटिन्यू, ये प्राकृत संख्या है। ये किसका समुच्चय है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, बराबर समुच्चय के अवयव अंदर जो 1 2 3 4 5 ये सब अवयव कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? अवयव। किसके? इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ये समुच्चय कौन सा? एन, नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, और समुच्चय के अवयवों को हमेशा मंझले ब्रैकेट में रखे जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट और आता है, ये अवयव है और ये समुच्चय है। अगर कोई अवयव किसी समुच्चय के अंदर है तो कैसे लिखेंगे उसे? हम कैसे दर्शाया जाएगा? जैसे 1 अवयव जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में है, 1 n में है, तो कैसे दर्शाओगे आप? कैसे बताओगे कि 1 जो है वो n का एक अवयव है? तब हम इसे दर्शाएंगे। दर्शाने का तरीका देखिए, 1 ये साइन लगाएंगे, ये ऐसे बोला जाएगा। इस साइन का मीन होता है 1 बिलोंग्स टू। ये साइन क्या है आपका? ये साइन है बिलोंग्स टू का। किसका है ये? बिलोंग्स टू। इसे बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू n। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू क्या बोला जाएगा? n बोला जाएगा। 1 बिलोंग्स टू क्या बोला जाएगा? n। मीन 1 बिलोंग करता है n को, मतलब एक जो है n का अवयव है। ठीक है, बट हम ये स्टेटमेंट राइट नहीं करेंगे इस तरह का, ऐसे ही राइट करेंगे 1, ये ग्रीक साइन है, 1 बिलोंग्स टू n। अब कहा जाए 2 बिलोंग्स टू n। यस, ये भी राइट है। इसका अर्थ 2 बिलोंग करता है n को, मतलब 2 n का, नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का एक अवयव है। क्या ये राइट कर सकते हो? क्या 2.5 बिलोंग करता है n को? नहीं, प्राकृत संख्याओं में तो ये कंप्लीट नंबर होते हैं। 1 2 पॉइंट वाले वगैरह भिन्न वाले नंबर नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 बीच में पॉइंट्स वाले नंबर जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो 2.5 जो है वो n को बिलोंग नहीं करता। मीन 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n। मीन 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो उसको कैसे राइट करोगे? तब बिलोंग्स टू साइन को ऐसे कट कर दोगे। इसका मीन होगा 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू n। 2.5 n को, प्राकृत संख्याओं को बिलोंग नहीं करता है। राइट? आया समझ में ये? अब देखिए n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। नंबर 2, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। कौन सी संख्याओं का? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? होल नंबर, संपूर्ण। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट, कौन सा सेट? सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स का सेट। इसे किससे दर्शाया जाता है? W से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? W से। होल नंबर। अब संख्याएं तो आ गई, बट संख्याओं को पूर्ण करने के लिए एक अवयव रह जाता है। कौन सा? 0। होल नंबर में प्राकृत संख्याओं के अलावा एक 0 और एक्स्ट्रा होता है। 0 1 2 3 4 5। अब ये आगे कंटिन्यू चलती रहती है। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, लेकिन संख्याओं को पूर्ण करने के लिए फिर एक डिजिट जो रह गया, कौन सा अंक रह गया? 0, वो और शामिल कर दिया।
तो पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, राइट। अब देखिए उसके बाद आता है नंबर 3, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक, पूर्ण अंक, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक, पूर्ण अंक। अब पूर्णांकों को ध्यान रखिए, आई से भी लिख सकते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक की स्पेलिंग होती है इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, INTEGRS, इंटीजर्स। और Z से भी लिखा जाता है, इसको Z से भी लिखा जाता है, इसका लैटिन नेम झेलम होता है, सो Z से स्टार्ट होती है उसकी स्पेलिंग भी। सो पूर्णांकों को I से भी लिख देते हैं, Z से भी लिख देते हैं, बट ज्यादातर Z से ही लिखा जाता है, ठीक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्ण अंक, अंक पूर्ण होने चाहिए, नाम से स्पष्ट है, पूर्णांक, पूर्ण अंक, अंक पूरे हों, लेकिन प्लस माइनस ऐसा कोई मैटर नहीं, मीन सब ले सकते हैं हम, मीन 0 बीच में आता है, 1 2 3 4 5 सब, इधर वाले भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये इधर वाले भी, मीन अंक पूर्ण होने चाहिए, कोई पॉइंट के वगैरह ऐसे दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स ना हो, भिन्न ना हो, पूरे पूरे अंक होने चाहिए, ठीक है। ये पूर्णांकों का समुच्चय। समुच्चय के अवयवों को हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या -5 बिलोंग करता है Z को, यस, -5 पूर्णांक है, तो -5 बिलोंग्स टू Z। कहा जाए 2/3 क्या पूर्णांक है? 2/3 पूरा पूर्णांक नहीं है, डिवाइड करके देखें तो भी पूरा भाग नहीं जाता है। 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू Z, 2/3 बिलोंग नहीं करता Z को, तब बिलोंग्स टू साइन को ऐसे कट कर दोगे, इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके ना। पूर्णांक। अब 4th पॉइंट आ जाता है हमारा, पूर्णांकों के बाद और भी बहुत से समुच्चय होते हैं। पूर्णांकों के बाद आ जाती है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है रैशनल नंबर्स। क्या होती है? रैशनल नंबर्स, RATIONAL, रैशनल, रैशनल नंबर्स। बट R से नहीं लिखा जाता, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, बट इसे R से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे R से? क्योंकि इसके बाद एक समुच्चय आएगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वास्तविक, वास्तविक की स्पेलिंग होती है रियल, वो R से लिखेंगे। इसको लिखा जाता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को लिखा जाता है किससे? Q से। अब परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? परिमेय संख्याओं को हम इनकी तरह दर्शा नहीं सकते, अवयव की तरह कि ये अवयव होते हैं। परिमेय संख्याओं को तो हम एक नियम बता सकते हैं कि ये नियम हो। तो नियम क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप में लिखी जा सके। P/Q परिमेय संख्या कौन सी होगी? P/Q परिमेय संख्या होगी। ऐसी संख्याएं जो भिन्न रूप में लिखी जा सके। अब ये P और Q क्या होंगे? P और Q क्या होंगे? देखिए P और Q, तो इसे डिवाइड करते हैं। PQ बिलोंग करने चाहिए Z को, मतलब P और Q होने चाहिए पूर्णांक। PQ बिलोंग्स टू Z, Z होते हैं पूर्णांक, मतलब PQ पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पूरे अंक होने चाहिए। और इसके साथ एक कंडीशन लगती है कि हर 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं आना चाहिए नीचे। एक नियम बता सकते हैं परिमेय संख्याओं को। पहले वाले तीनों की तरह सीधी संख्या अंक नहीं दर्शा सकते कि ये पूर्णांक होते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है, ये प्राकृत होती है। इसका तो एक नियम होगा।
कि जो p बटा q में लिखी जा सकती है, और p और q अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन हर जो है बटा में वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 क्या परिमेय है? 2 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और ये 0 नहीं है, यस परिमेय है। -3/4 है, देखिए -3 पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद आप बताओगे, ध्यान रखिए। 3.5 परिमेय है, आप कहोगे पॉइंट लगा हुआ है, नहीं, इसको सॉल्व करो, पूरी तरह से हल करिए। 3.5 पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, हट गया, क्या आ गया? 35/10, 35 पूर्णांक है और 10 भी क्या है? पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय है। 0 क्या परिमेय है? यस परिमेय है, क्योंकि हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में Q 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 को लिख सकते हैं 0/5, हर तो 0 नहीं है ना, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या होती है। तो हमने समुच्चय की शुरुआत की है, देखा है कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाता है, ठीक है। अभी आज हमने संख्याओं के समुच्चय देखें, आगे वाले लेक्चर में समुच्चय को आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी करिए, आपका फ्यूचर यहाँ से देखिए, एक तरह से ये फ्यूचर का बेस है, बिकॉज यहाँ से आपने सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें।